अगर आपसे कोई कहे कि अरबों खरबों की संपत्ति रखने वाला एक आदमी अचानक से एक झटके में सड़क पर आ गया, तो आप शायद इस पर विश्वास ना करें। लेकिन भैया जी, ये दुनिया है, यहां पर कुछ भी संभव है। ऐसा ही एक वाकया एक समय पर अरबपति रहे B.R. शेट्टी के साथ हुआ। शेट्टी की नेटवर्थ इतनी थी कि हमारे जैसे कम से कम 150 गांव खरीद लें, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए। और तो और उनके पास बुर्ज खलीफा में पूरे के पूरे 2 फ्लोर थे। साथ ही साथ उनके पास लग्जरी कार, महंगे फ्लैट्स और दुबई के सबसे महंगे आइलैंड्स और सबसे ज्यादा रईसों वाले आइलैंड पाम जुबैरा में बहुत ही महंगी महंगी प्रॉपर्टीज थी। उस समय के सूत्रों की माने या फिर उस समय के मोनेटाइजेशन के हिसाब से उनके सिर्फ बुर्ज खलीफा के 2 फ्लोर की कीमत जो थी वो 2.5 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 2.5 करोड़ डॉलर थी। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और ये जमाना जो है वो हमारा सोशल मीडिया का जमाना है। पहले बातें होती थीं, खत्म हो जाती थीं, छुप जाती थीं, पूरी दुनिया को पता नहीं चलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कहीं पे कोई सिक्का भी गिर रहा है तो इसकी आवाज़ जो है दुनिया के दूसरे कोने तक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे B.R. शेट्टी साहब के साथ। एक ट्वीट ने इनकी जिंदगी को इतना खराब बना दिया कि इनको हीरो से जीरो बना दिया। 18,000 करोड़ के नेटवर्थ से इनका जो नेटवर्क था वो 74 रुपए हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 74 रुपए। पिछले डिकेड में किसी कंपनी के दिवालिया होने का ये बहुत ही दिलचस्प मामला है, जिसके बारे में आपको और जान करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि महज $8 लेकर के खाड़ी देशों में पहुंचे B.R. शेट्टी ने कैसे अपना 18,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया, और उसके बाद फिर से वापस वो 74 रुपए यानी कि सिर्फ $1 पे आ गए। पूरी जिंदगी में उनको $7 का घाटा हुआ। जी हाँ, अगर कुल मिलाकर देखें तो $7 का घाटा हुआ। यानी कि किसी आदमी के जीरो से हीरो बनने की कहानी, फर्श से अर्श तक जाने की कहानी, और उसके बाद अर्श से वापस धड़ाम से फर्श पर आने की कहानी बयां करूंगा मैं अपने शब्दों में। मैं हूं सौरभ फौजदार, मेरे साथ बने रहिए इस कहानी को शुरू से लेके शिखर तक और शिखर से लेके फर्श तक। दोस्तों, 1 अगस्त 1942 ये वही दिन था जब भारत में लगभग भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां शुरू हो रही थी। इस दिन भारत के कर्नाटक स्टेट के उडुपी शहर, जो कि एक बहुत ही फेमस है अपने खाने के लिए, वहां पर जन्मे थे B.R. शेट्टी, जिन्होंने अपनी शिक्षा फार्मेसी में करी। 1975 में शेट्टी ने अबू धाबी में काम की तलाश में जाना उचित समझा, और साथ ही अबू धाबी में कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने खोला वहां पर न्यू मेडिकल सेंटर, जिसका काम था प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। अब क्योंकि हेल्थ केयर के मामले में अबू धाबी बहुत ज़्यादा आगे नहीं था, इसलिए NMC हेल्थ UAE की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी भी बन गई। बाद में इसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया। न सिर्फ इसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया, बल्कि इसे रखा गया FTSE 100 कैटेगरीज में, यानी कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। FTSE का पूरा नाम है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जैसे कि भारत में सेंसेक्स या निफ्टी होते हैं। इसमें UK यानी कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां शामिल होती हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कहा गया कि NMC हेल्थ वाज FTSE 100 कंपनी, तो इसका मतलब है कि NMC हेल्थ ब्रिटेन की टॉप 10 लिस्टेड कंपनियों में शामिल थी, जो बहुत बड़ा सम्मान और भरोसे का संकेत था। लेकिन बाद में होता क्या है कि इसमें होता है एक बहुत बड़ा फ्रॉड, और उसके बाद इस NMC को उस सूची से बाहर कर दिया जाता है। तो उसकी कहानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है। अब जैसे कि इस दुनिया की रीत है, इंसान के पास पैसा आता है तो साथ में आती है खुशियां, समृद्धि और लग्जरी पार्टियों का आयोजन किया जाता था, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग आकर के शामिल होते थे। भारत से सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था। बड़े बड़े मॉडल्स, राजनेता, अभिनेता उनकी पार्टियों में शरीक होते थे। अमीरी के साथ गाड़ियों का बुखार भी इंसान को अपने आप आ ही जाता है। इसका रिजल्ट भी ये हुआ कि उनके पास रोल्स रॉयस और मेबैक जैसी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी थीं। पैसा आने के साथ साथ ही लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हुए B.R. शेट्टी साहब के पास मॉरिस -1000
और रोल्स रॉयस फैंटम जैसी गाड़ियों के साथ साथ मर्सिडीज मेबैक S600 लेमनेस थी, रोल्स रॉयस सिल्वर स्पिरिट भी थी, पुराना रेंज रोवर का मॉडल भी था जो भारत में उनके बेंगलोर होम में रखा हुआ है अभी भी। इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां उनकी लिस्ट में शामिल थीं। इसके अलावा B.R. चोपड़ा भाई साहब को गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज का भी शौक लग गया था। अब क्योंकि हवाई जहाज का शौक लग गया था और वो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में शामिल थे तो प्राइवेट जेट होना लाजमी था। तो उन्होंने दूसरे अरबपति से $42 लाख में एक प्राइवेट जेट की 50% हिस्सेदारी खरीदी, जिसको वो अपने बिजनेस और पर्सनल कामों के लिए यूज करते थे। अब भैया इतना देख करके तो मैं यही बोल सकता हूँ कि इस दुनिया में उनके पास हर तरीके की लग्जरी थी। अब भैया मैं और मेरी वीडियो देखने वाले सभी लोग आम आदमी ही हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना लाजमी है कि आखिर कैसे 18,000 करोड़ की कंपनी का मालिक 74 रुपए की कंपनी का मालिक बन गया। आखिर कैसे उनका इतना क्या बोलते हैं उसको, गिरावट इतनी ज्यादा कैसे हुई कि 18,000 करोड़ से एक दिन के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर ही वो 74 रुपए की एक कंपनी पे आ गए। क्या आपने कभी हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी केस के बारे में सुना है? तो चलिए, अगर नहीं सुना है तो मैं सबसे पहले आपको हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी ग्रुप के साथ क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, ये चीज बता देता हूँ। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है और ये हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से एक रिसर्च करती है जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च के नाम से अपनी रिसर्च को जारी करती है। तो हुआ क्या है कि ये कंपनी जो है फ्रॉड और मैनिपुलेशन को उजागर करती है। तो 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया है और शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए अडानी ग्रुप ने जो है वो सेल कंपनीज का यूज किया है। हालांकि आपको अगर सेल कंपनीज के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कुछ फर्जी विदेशी कंपनियां होती हैं जिनसे ही अपने शेयर को खरीदवाया जाता है और इस तरीके से शेयर्स के जो प्राइस है वो मार्केट में बढ़वाए जाते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि हाँ भैया इस पे भी एक डिटेल वीडियो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, सेल कंपनीज क्या होती हैं, क्या करती हैं, कौन कौन है हिंदुस्तान में जो सेल कंपनियों का फर्जीवाड़ा करके बड़ा आदमी बन चुका है और कौन सा बड़ा आदमी सेल कंपनियों का फर्जीवाड़ा करके फंस भी चुका है, और उसके बाद आफ्टरमैथ में उसके साथ क्या क्या हुआ है या फिर अभी क्या क्या हो रहा है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप पे यह आरोप लगाया कि उन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड करके सेल कंपनियों के माध्यम से आर्टिफिशियली अपने शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप के शेयरों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, यानी कि उनमें हवा भरी गई है, वो उनका रियल वैल्यूएशन नहीं है जो दिखाया जा रहा है। ग्रुप की कई ऑफशोर सेल कंपनीज मॉरिशस और यूएई इत्यादि देशों में हैं, जो असल में अडानी फैमिलीज के ही कंट्रोल में है और दिखाया जाता है कि वो किसी और की कंपनीज हैं और ये कंपनियां अडानी के शेयर्स को खरीद करके उन्हीं के प्राइस बढ़ा रही हैं। इसका आफ्टरमैथ क्या हुआ कि रिपोर्ट आने के 2-3 दिनों के अंदर ही अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट शुरू हो गई। इस रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद ही लगभग करीब 12 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू जो था वो मिट गया। अडानी इंटरप्राइजेज जो अब एक फ्लैगशिप कंपनी है, उसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO बीच में ही रद्द करना पड़ा। इस बात पे अडानी ग्रुप की जो प्रतिक्रिया आनी थी, लाजमी थी। तो अडानी ग्रुप ने कहा कि ये रिपोर्ट भारत और हमारी छवि को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने 400+ पेज का एक करारा जवाब हिंडनबर्ग ग्रुप के मुंह पे मार के फेंका और उन्होंने कहा कि सारे ट्रांजैक्शंस कानूनी और पारदर्शी हैं, लेकिन भारत सरकार को ये रिपोर्ट मिली तो उनका दखल करना लाजमी था। भारत सरकार और सेबी ने रेगुलरी जांच स्टार्ट करी और उसके बाद रेगुलेटर्स बिठाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बिठाई गई और आखिरकार सेबी ने सभी मामलों में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। लेकिन सेबी ने कुछ नियम सख्त किए हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर डिस्क्लोजर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। शुरुआती नुकसान के बाद अडानी ग्रुप धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। कई प्रोजेक्ट्स पर काम फिर से शुरू हुआ, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। हालांकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में थोड़ा भरोसा हिला था, लेकिन अब फिर से अडानी स्टॉक्स स्टेबल हैं और मार्केट कॉन्फिडेंस की तरफ लौट रहा है। कुछ अडानी जैसा ही केस है BR शेट्टी और NMC हेल्थ के शेयर मार्केट कोलैप्स का। BR शेट्टी ने 1975 में अबू धाबी में NMC जो शुरू की थी, वो धीरे धीरे UAE की सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन बन गई
2012 में एनएमसी हेल्थ को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया। 2018-19 तक इसका मार्केट वैल्यू $10 बिलियन तक पहुंच गया। बीआर सेट्टी ने यूएई के टॉप बिलियनियर्स में शुमार होना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्डन टाइम आता है 2018 तक, जब एनएमसी के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये एक सेफ और फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर कंपनी है। लंदन में ये FTSE 100 इंडेक्स में शामिल हो गई थी, मतलब यूके की टॉप 100 पब्लिक कंपनीज में से एक। सेट्टी ने अपनी सक्सेस के साथ और कंपनीज भी बनाई। यूएई एक्सचेंज जो मनी ट्रांसफर का काम करती थी, ट्रैवलएक्स जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करती थी, नियो फार्मा जो मेडिसिन कंपनी थी। एवरीथिंग वाज लुकिंग परफेक्ट, लेकिन एक दिन वो काला दिन आया जब मडी वाटर्स रिपोर्ट्स 2019 के दिसंबर में आई। मडी वाटर्स रिसर्च, ये भी हिंडनबर्ग जैसी एक यूएस शॉर्ट सेलर फर्म है, उसने 24 दिसंबर 2019 को एक शॉक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया था कि एनएमसी हेल्थ अपने लोन और डेब्ट को छुपा रही है, कंपनी के बैलेंस शीट फेक हैं और इनसाइडर्स ने पैसा डाइवर्ट किया है। उसके बाद मार्केट में पैनिक होना स्टार्ट हो गया। जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक का वो समय था। जैसे ही रिपोर्ट आई, इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए। एनएमसी के शेयर्स 60% से भी ज़्यादा ड्रॉप हो गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इंटरनल ऑडिट में सच में हिडन लोन्स और फॉल्स अकाउंट्स मिल गए। रियलिटी चेक किया गया तो एनएमसी ने एक्सेप्ट किया कि उनके ऊपर $6.6 बिलियन का कर्जा है, यानी कि आज के पैसे में बात करें, रुपए में बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ का अनडिक्लेयर्ड डेब्ट। मतलब कंपनी ने अपना असली फाइनेंशियल कंडीशन जो था वो झूठा दिखाया था। एलएसई ने एनएमसी हेल्थ के शेयर्स को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब कि इनको लंदन स्टॉक एक्सचेंज से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। अप्रैल 2020 तक एनएमसी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन में चला गया। अब यही वो समय था जब बीआर सेट्टी का फॉल शुरू हो गया। बीआर सेट्टी इंडिया वापस आ गए कोविड-19 के समय में और यूएई में उन पे फ्रॉड और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का केस रजिस्टर कर दिया गया। उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया गया और उनका पूरा एम्पायर जो था वो कोलैप्स हो गया। वंस ए बिलियनियर बिकेम नियरली ब्रोक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया पे इस रिपोर्ट को ट्विटर पे जारी किया गया था। ट्वीट किया गया था उनकी कंपनी के बारे में, मडी वाटर्स जो फर्म है उसके द्वारा। और उसके बाद से ही उनका डाउनफॉल ऐसा स्टार्ट हुआ कि उनको अपनी एक समय पे $10 अरब की जो कंपनी थी, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की जो कंपनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ $1 में बेचनी पड़ी। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि अब आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि 18,000 करोड़ की कंपनी यानी कि $10 अरब की उस कंपनी को खरीदा किसने? तो उस कंपनी को खरीदा अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड बैक्ड कंसोर्टियम ने। 2022 में अबू धाबी के सबसे बड़े बैंक्स और सरकारी फंड ने मिलकर एनएमसी के हेल्दी बिजनेस को खरीद लिया $1 में। ये नया कंसोर्टियम कहलाया प्योर हेल्थ ग्रुप। प्योर हेल्थ एक यूएई की सरकारी हेल्थ केयर कंपनी है। इसे अबू धाबी के एडीक्यू यानी कि सॉवरेन वेल्थ फंड और अल्फा धाबी होल्डिंग्स सपोर्ट करते हैं। प्योर हेल्थ के पास अब यूएई की कई बड़ी अस्पताल की चेन है, जैसे कि सेहा, टमाउथ हेल्थ केयर, यस क्लिनिक एक्सेट्रा। प्योर हेल्थ ने एनएमसी के कोर हॉस्पिटल बिजनेस को खरीदा था और इसका नया नाम रखा एनएमसी हेल्थ केयर लिमिटेड अंडर प्योर हेल्थ। ये डील 2022-23 के बीच पूरी हुई और ये कंपनी प्योर हेल्थ ग्रुप की सब्सिडियरी बन चुकी है। एनएमसी अब प्योर हेल्थ के अंदर एक स्टेबल ब्रांड के रूप में तो काम कर रही है। इसका काम जो है वो मुख्यतः यूएई और ओमान में हेल्थ केयर सर्विसेज पर सेंट्रलाइज्ड है। पुराना लंदन लिस्टेड एनएमसी हेल्थ प्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बीआर सेट्टी का इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। बीआर सेट्टी की एनएमसी हेल्थ को अबू धाबी सरकार के फंड और प्योर हेल्थ ग्रुप ने खरीद लिया और अब वो कंपनी जो है वो सरकारी नियंत्रण में है। और जो बीआर सेट्टी है वो दोबारा भारत लौट के आ गए और भारत के कोर्ट में एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ही इज्जत को बचाने के लिए। और वो बार बार यही कहते हैं कि मुझे धोखा दिया गया है, मैंने कोई भी गबन नहीं किया है, मैंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया कि बीआर सेट्टी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? क्या उन्हें फंसाया गया किसी एक साजिश के तहत, या वो सच में